चैप्टर 12 सीआरपीसी सेक्शन 165 सर्च बाय पुलिस ऑफिसर। तो जब भी कोई ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन या कोई और पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और उनके पास रीजनेबल ग्राउंड है कि उनके जुरिस्डिक्शन में कहीं पे सर्च करना बहुत ही ज़रूरी है और उनको लगता है कि वहाँ पे विदाउट अननेसेसरी डिले जो है सर्च किया जाना है, तभी जो है एविडेंस या कुछ भी वहाँ से ऑब्टेन किया जा सकता है, तो वो जो है इस बात को राइटिंग में रिकॉर्ड करेंगे और कि उनके पास क्या ग्राउंड है वहाँ पे बिलीव करने का कि वहाँ पे सर्च किया जाना है और किस ग्राउंड पे उनको लगता है कि वहाँ से कुछ ऑब्टेन किया जा सकता है। तो वो राइटिंग में इन सब बातों को मेंशन करेंगे और किस जगह पे सर्च किया जाना है, किस चीज़ के लिए सर्च किया जाना है, इस बात को भी अगर पॉसिबल है तो मेंशन करेंगे। और उसके बाद या तो खुद से ही सर्च करेंगे या किसी ऑफिसर को सर्च करने के लिए बोलेंगे। अब आता है सबसेक्शन 2। इसमें है कि जो पुलिस ऑफिसर अंडर सबसेक्शन 1 में प्रोसीड करेंगे सर्च करने के लिए, अगर पॉसिबल है तो वो जो है खुद से ही सर्च करेंगे। अब आता है सबसेक्शन 3। इसमें है कि इफ़ ही इज़ अनेबल टू कंडक्ट सर्च इन पर्सन और देर इज़ नो अदर पर्सन कॉम्पिटेंट टू मेक सर्च। तो इसका मतलब ये है कि अगर वो खुद से सर्च नहीं कर सकते या कोई कॉम्पिटेंट पर्सन नहीं है सर्च करने के लिए, मतलब अगर स्टेट गवर्नमेंट ने कोई रैंक प्रेस्क्राइब की है कि इसी रैंक का ऑफिसर सर्च कर सकता है, उस रैंक का ऑफिसर अवेलेबल नहीं है, तो ही मे आफ्टर रिकॉर्डिंग इन राइटिंग हिज रीजन्स फॉर सो डूइंग रिक्वायर एनी ऑफिसर सबॉर्डिनेट टू हिम टू मेक द सर्च। तो क्या है कि वो राइटिंग में अपनी बात को रिकॉर्ड करेंगे कि क्यों वो जो है सर्च कर रहे हैं और क्या उनके पास ग्राउंड है किस बात पे और कि वहाँ पे सर्च किया जाना है, इस बात को राइटिंग में रिकॉर्ड करेंगे। और ही शैल डिलीवर टू सच सबॉर्डिनेट ऑफिसर एन ऑर्डर इन राइटिंग। तो उस सबॉर्डिनेट ऑफिसर को जो प्रिस्क्राइब्ड रैंक से नीचे का है उसको वो एक ऑर्डर इशू करेंगे राइटिंग में और उसमें इस बात को मेंशन करेंगे कि किस जगह पे सर्च किया जाना है और अगर पॉसिबल है तो किस चीज़ के लिए सर्च किया जाना है, इस सब बातों को लिख करके राइटिंग में, और फिर ये ऑर्डर जो है उस सबॉर्डिनेट ऑफिसर को देंगे सर्च करने के लिए और उस ऑर्डर पे वो सबॉर्डिनेट ऑफिसर प्रोसीड करेगा सर्च करने के लिए। अब आता है सबसेक्शन 4, द प्रोविजंस ऑफ दिस कोड टू सर्च वारंट्स। तो इसमें जो है जब सर्च किया जाएगा तो अंडर सेक्शन 100 ऑफ सीआरपीसी में जो प्रोविजंस दिए गए हैं वो अप्लाई होंगे सर्च में। तो अब आता है सबसेक्शन 5, कॉपीज़ ऑफ एनी रिकॉर्ड मेड अंडर सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 3 शैल फोर्थविथ बी सेंड टू द नियरेस्ट मजिस्ट्रेट एम्पावर टू टेक कॉग्निजेंस। तो नियरेस्ट मजिस्ट्रेट जो है जिनके पास कॉग्निजेंस लेने की पावर है, उनको एक कॉपी जो सर्च किया गया है सबसेक्शन 1 या सबसेक्शन 3 में सर्च किया गया है, उस सर्च करने के बाद जो रिकॉर्ड की एक कॉपी बनी है उसकी एक कॉपी नियरेस्ट मजिस्ट्रेट को भेज दी जाएगी जिनके पास कॉग्निजेंस लेने की पावर है। एंड उसके बाद फिर जो ऑक्यूपायर या ओनर है उस घर के, उनको भी एक कॉपी फ्री ऑफ कॉस्ट उस रिकॉर्ड की मिल जाएगी। सर्च के बाद जो रिकॉर्ड तैयार किया गया है उसकी एक कॉपी उनको मिल जाएगी, लेकिन उसके लिए उनको एक एप्लीकेशन देना पड़ेगा, फिर उनको उसकी कॉपी मजिस्ट्रेट के पास से मिल जाएगी। अब आता है सेक्शन 166, व्हेन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन में रिक्वायर अनदर टू इशू सर्च वारंट। तो इसमें क्या है कि जब कोई ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन है या कोई और ऑफिसर जो है इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और वो जो कोई ऑफिसर है वो सब इंस्पेक्टर से रैंक के नीचे के नहीं है और उनको लगता है कि किसी दूसरे पुलिस ऑफिसर के जुरिस्डिक्शन में सर्च किया जाना है, तो वहाँ के ऑफिसर को वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं सर्च करने के लिए, चाहे वो ऑफिसर सेम डिस्ट्रिक्ट के हैं या डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट के हैं। तो वो अगर उनके जुरिस्डिक्शन में सर्च करना उनको लगता है कि सर्च किया जाना है तो उनको जो है रिक्वेस्ट कर सकते हैं सर्च करने के लिए। अब आता है सबसेक्शन 2, ऑन बीइंग सो रिक्वायर्ड शैल प्रोसीड सच ऑफिसर। तो वो जो ऑफिसर है जिनको रिक्वेस्ट किया जाएगा वो उस रिक्वेस्ट पे प्रोसीड करेंगे अंडर सेक्शन 165 टू सर्च दैट प्लेस, और वहाँ पे सर्च करने के बाद जो भी चीज़ें उनको मिलेंगी उसको जो है उन ऑफिसर को भेज देंगे जिनके रिक्वेस्ट पे उन्होंने वहाँ पे सर्च किया। अब आता है सबसेक्शन 3, वेन एवर देयर इज़ रीज़न टू बिलीव दैट डिले ओकेजन बाय रिक्वायरिंग एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अनदर पुलिस स्टेशन टू कॉज अ सर्च टू बी मेड। तो उनको लगता है कि अगर जब तक वो रिक्वेस्ट करेंगे दूसरे पुलिस ऑफिसर को, मतलब दूसरे पुलिस ऑफिसर के जुरिस्डिक्शन में सर्च करना है, लेकिन उनको लगता है कि जब तक वो सर्च के लिए रिक्वेस्ट करेंगे उनको तब तक इस डिले की कुछ उसमें डिले हो जाएगा और उस डिले की वजह से वो जो एविडेंस है वहाँ पे सर्च के दौरान मिलेंगे सर्च करने पर, तो उसको या तो कंसील कर दिया जा सकता है या डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, या छिपाया या डिस्ट्रॉय ख़त्म कर दिया जा सकता है।
तो उनको ऐसा लगता है कि ऐसा किया जा सकता है डिले की वजह से, तो इट शैल बी लॉफुल फॉर एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ police station or a police officer making any investigation under this chapter to search or cause to be searched any place in the limits of another police station in accordance with the provisions of section 165। तो ये उनके लिए लॉफुल होगा कि वो अंडर सेक्शन 165 खुद ही प्रोसीड कर जाएंगे या किसी और ऑफिसर को सर्च करने के लिए बोल देंगे, और ये उनके लिए लॉफुल होगा। वो फिर रिक्वेस्ट नहीं करेंगे, डायरेक्ट ही प्रोसीड कर जाएंगे सर्च करने के लिए। एज इफ़ सच प्लेस वर विद इन द लिमिट्स ऑफ हिज ओन पुलिस स्टेशन। तो ऐसे प्रोसीड करेंगे जैसे कि वो उनके खुद के जुरिस्डिक्शन में है, वो इस तरह से प्रोसीड करेंगे और सर्च करेंगे। अब सबसेक्शन 4 है, एनी ऑफिसर कंडक्टिंग अ सर्च अंडर सबसेक्शन 3 शैल फोर्थविथ सेंड नोटिस ऑफ द सर्च टू द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन विद द लिमिट्स ऑफ which such police place is situate, and shall also send with such notice a copy of the list if any prepared under section 100। तो क्या है कि जब वो वहाँ पे सर्च करेंगे, वहाँ पे सर्च करने के बाद जो रिकॉर्ड बनाएंगे, प्रिपेयर करेंगे कि ये सामान मिला ऐसे ऐसे, ये उसकी जो रिपोर्ट बनाएंगे, तो वो उसकी एक कॉपी और और एक उनको ऑफिसर को जिनके जुरिस्डिक्शन में उन्होंने सर्च किया है बिना उनको इन्फॉर्म किए, उनको एक नोटिस देंगे, और उनको जो है ये उसकी रिकॉर्ड की एक कॉपी भी उन ऑफिसर को जो है ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को जिनके जुरिस्डिक्शन में उन्होंने बिना इन्फॉर्मेशन दिए उनको सर्च किया, उनको ये दोनों चीज़ भेज देंगे, नोटिस और उस रिकॉर्ड को जो अंडर सेक्शन 100 में तैयार किया है सर्च के बाद। और वहाँ नियरेस्ट मजिस्ट्रेट जिनके पास कॉग्निजेंस लेने की पावर है, उनको भी रिकॉर्ड जो बनाया है, तैयार किया है वहाँ पे सर्च करने के बाद रिपोर्ट बनाया है, उसको भी वो मजिस्ट्रेट को, नियरेस्ट मजिस्ट्रेट जिनके पास कॉग्निजेंस लेने की पावर है, उनको भेज देंगे। फिर आता है सबसेक्शन 5, द ओनर और ऑक्यूपायर। तो वो भी ओनर और ऑक्यूपायर को भी उसकी कॉपी मिल सकती है सर्च के बाद, जो रिकॉर्ड उन्होंने तैयार किया है, वो उसकी एक कॉपी जो है ओनर और ऑक्यूपायर ऑफ दैट हाउस कैन गेट, बट उनको मजिस्ट्रेट से मिलेगी फ्री ऑफ कॉस्ट, लेकिन उसके लिए एक एप्लीकेशन उनको देनी पड़ेगी, तब उनको वहाँ से उसकी मिल जाएगी कॉपी। अब आता है सेक्शन 166 ए, लेटर ऑफ रिक्वेस्ट टू कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फॉर इन्वेस्टिगेशन इन अ कंट्री और प्लेस आउटसाइड इंडिया। तो कंट्री के बाहर अगर कोई इन्वेस्टिगेशन करनी है तो उसके लिए लेटर ऑफ रिक्वेस्ट भेजना पड़ेगा कंट्री के बाहर। तो उसकी क्या प्रोसीजर है ये है। तो नॉट इट स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन दिस कोड, भले ही सीआरपीसी में कोई भी प्रोविज़न कहीं पे दिया गया है, लेकिन इफ़ इन द कोर्स ऑफ एन इन्वेस्टिगेशन इनटू एन ऑफेंस एन एप्लीकेशन इज़ मेड बाय इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर और एनी ऑफिसर सुपीरियर इन रैंक टू द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। तो अगर कोई एक एप्लीकेशन दी गई है, चाहे इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने या उनसे सुपीरियर रैंक के ऑफिसर ने ये एप्लीकेशन दी है कि एविडेंस जो है, कुछ एविडेंसेस कंट्री के बाहर अवेलेबल है, उसके लिए इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है, तो एनी क्रिमिनल कोर्ट में इशू अ लेटर ऑफ रिक्वेस्ट। तो कोई भी क्रिमिनल कोर्ट एक लेटर ऑफ रिक्वेस्ट इशू कर सकती है कंट्री के बाहर किसी कोर्ट को या किसी अथॉरिटी को कि वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन किया जाना है। तो वहाँ पे जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होंगे उस रिक्वेस्ट को डील करने के लिए, उनको जो है वो एक लेटर ऑफ रिक्वेस्ट भेज देंगे टू एग्जामिन ओरली एनी पर्सन सपोज टू बी एक्वेंटेड विद द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस। तो वहाँ पे किसी पर्सन को जो उस फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस से उसको जानकारी है उसके बारे में, फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस के बारे में, तो उसको जो है उनको जो है एक लेटर ऑफ रिक्वेस्ट भेज देंगे उस पर्सन को ओरली एग्जामिन करने के लिए। एंड टू रिकॉर्ड हिज स्टेटमेंट्स, और उसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जाएगी मेड इन कोर्स ऑफ सच एग्जामिनेशन, एंड ऑल्सो टू रिक्वायर सच पर्सन और एनी अदर पर्सन टू प्रोड्यूस एनी डॉक्यूमेंट और थिंग विच मे बी इन हिज पोजीशन पर्टेनिंग टू द केस। और उसकी ओरल एग्जामिनेशन किया जाएगा, और उसके पास अगर कोई डॉक्यूमेंट है तो उसके पास से डॉक्यूमेंट लेने के लिए कोई उस केस से रिलेटेड अगर कोई डॉक्यूमेंट उसके पास है तो उसके पास से उस डॉक्यूमेंट को भी लेने के लिए वो रिक्वेस्ट करेंगे उस कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को जो उस रिक्वेस्ट को डील कर सकते हैं। एंड टू फॉरवर्ड ऑल द एविडेंस so taken or collected or the authenticated copies thereof or thing so collected to the court issuing such letter। तो और उसको जो है एग्ज़ामिन करेंगे, वहाँ से जहाँ उनको रिक्वेस्ट किया जाएगा वो एग्ज़ामिन करेंगे उस पर्सन को, और उससे जो डॉक्यूमेंट्स होंगे उस ऑफेंस से रिलेटेड उसको भी उससे कलेक्ट करेंगे, और उसके बाद जिन्होंने रिक्वेस्ट उनको किया है
जिस कोर्ट ने उनको जो है वो फॉरवर्ड कर देंगे। वो उससे स्टेटमेंट जो ओरली एग्जामिन करने के बाद जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुई है वो, और उसके पास से जो डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट किए हैं उसको जो है वो उस कोर्ट को भेज देंगे। अब आता है सबसेक्शन 2, द लेटर ऑफ रिक्वेस्ट शैल बी ट्रांसमिटेड इन सच मैनर एज द सेंट्रल गवर्नमेंट में स्पेसिफाई इन दिस बिहाफ। तो लेटर ऑफ रिक्वेस्ट जो है वो भेजा जाएगा जो प्रोविजन सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाए हैं कि इस मैनर में जो है लेटर ऑफ रिक्वेस्ट भेजा जाएगा दूसरे कंट्री में या दूसरे कंट्री के कोर्ट को या किसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को। तो जो प्रोविजन सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाए हैं उसको ही फॉलो करके भेजा जाएगा। अब बताएं सबसेक्शन 3, एवरी स्टेटमेंट रिकॉर्डेड और डॉक्यूमेंट थिंग रिसीव्ड अंडर सबसेक्शन शैल बी डीम्ड टू बी एविडेंस कलेक्टेड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन अंडर दिस चैप्टर। तो जब भी कोई एविडेंस कोई डॉक्यूमेंट वहाँ से मिलेगा या कोई स्टेटमेंट जो रिकॉर्ड की गई है उस पर्सन की वहाँ पे, तो उसकी वो सब जो भी वहाँ पे मिलेगा तो वो वहाँ से आएगा, तो उसको माना जाएगा कि ये सभी इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो है कलेक्ट किया गया है और उसको एविडेंस के साथ जो डॉक्यूमेंट्स रखे जा रहे हैं उसी के साथ रखे जाएंगे और माना जाएगा कि वही इन्वेस्टिगेशन के दौरान ही वो सब कलेक्ट किया गया है। अब आता है सेक्शन 166B। अभी तक हमने रिक्वेस्ट किया था उन्हें इन्वेस्टिगेशन करने के लिए या स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए किसी अक्यूज्ड का या उससे डॉक्यूमेंट कलेक्ट करने के लिए, अब वो हमें कर रहे हैं। लेटर ऑफ रिक्वेस्ट फ्रॉम अ कंट्री और प्लेस आउटसाइड इंडिया टू अ कोर्ट और एन अथॉरिटी फॉर इन्वेस्टिगेशन इन इंडिया, तो अब वो हमें कर रहे हैं। अपॉन रिसीट ऑफ अ लेटर ऑफ रिक्वेस्ट फ्रॉम अ कोर्ट और एन अथॉरिटी इन कंट्री और प्लेस आउटसाइड इंडिया कॉम्पिटेंट टू इशू सच लेटर इन दैट कंट्री और प्लेस फॉर एग्जामिनेशन ऑफ एनी पर्सन और प्रोडक्शन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट और थिंग इन रिलेशन टू एन ऑफेंस अंडर इन्वेस्टिगेशन इन दैट कंट्री और प्लेस। तो वहाँ पे अगर कोई इन्वेस्टिगेशन दूसरे कंट्री में चल रही है, वहाँ से उन्होंने हमें एक लेटर ऑफ रिक्वेस्ट भेजा कि किसी पर्सन का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए, उसको एग्जामिन करने के लिए या उससे कोई डॉक्यूमेंट लेने के लिए उन्होंने रिक्वेस्ट किया, तो सेंट्रल गवर्नमेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजा उन्होंने। तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट में फॉरवर्ड द सेम टू CMM चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट या सच मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और जुडिशियल मजिस्ट्रेट। तो वो या तो चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को सेंट्रल गवर्नमेंट भेजेंगे वो लेटर ऑफ रिक्वेस्ट, या चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को, या किसी और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या जुडिशियल मजिस्ट्रेट को जिनको उन्होंने इसके लिए अपॉइंट किया है उनको भेजेंगे। और फिर वो मजिस्ट्रेट जो है वो कोर्ट जो है उस पर्सन को बुलाएंगे सम्मन करके और उनकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेंगे और उनके पास से वो कोई डॉक्यूमेंट अगर है तो उसको भी अपने पास ले लेंगे। और फिर या तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इनको कोर्ट को भेजेंगे वो लेटर ऑफ रिक्वेस्ट, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट में सेंड द लेटर टू एनी पुलिस ऑफिसर फॉर इन्वेस्टिगेशन who shall thereupon investigate into the offence in the same manner। तो या तो फिर वो उस लेटर ऑफ रिक्वेस्ट को वो जो है किसी पुलिस ऑफिसर को दे देंगे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, और फिर पुलिस ऑफिसर उस लेटर ऑफ रिक्वेस्ट पे उसमें इन्वेस्टिगेशन करेंगे एज इफ़ द ऑफेंस हैड बीन कमिटेड विद इन इंडिया, इस तरह से जैसे वो ऑफेंस इंडिया के अंदर कमिट हुआ है। इस तरह से मान करके वो उसमें वो इन्वेस्टिगेशन शुरू करेंगे। अब आता है सबसेक्शन 2, ऑल द एविडेंस taken or collected under subsection 1 or authenticated copies thereof or the things so collected shall be forwarded by magistrate or police officer as the case may be। तो अगर उन्होंने लेटर ऑफ रिक्वेस्ट कोर्ट को दिया था जो ये क्लॉज 1 है इसमें, फॉरवर्डेड द सेम टू CMM और CGM, तो अगर उनको दिया था तो वो जो है फॉरवर्ड करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट को। अगर पुलिस ऑफिसर को दिया था क्लॉज 2 में इन्वेस्टिगेशन के लिए, तो पुलिस ऑफिसर वो सभी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद जो भी कलेक्ट हुआ है तो एविडेंस या वो, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजेंगे। तो अगर जिनको उन्होंने भेजा है लेटर ऑफ रिक्वेस्ट वो उसको उसमें प्रोसीड करने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट भेजेंगे फॉर ट्रांसमिशन टू द कोर्ट और अथॉरिटी इशूइंग द लेटर ऑफ रिक्वेस्ट इन सच मैनर एज द सेंट्रल गवर्नमेंट में डीम फिट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजेंगे और फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो मैनर जो प्रोविजंस बनाए हैं कि इस मैनर को फॉलो करते हुए जो लेटर ऑफ रिक्वेस्ट जहाँ से आए उनको ये सभी एविडेंस और वो सब भेजे जाएंगे। तो उस प्रोविज़न को फॉलो करते हुए फिर वो उस डॉक्यूमेंट्स को और एविडेंसेस को उस अथॉरिटी को जो है भेज देंगे। ओके फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।